बॉलीवुड तहस नहस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। देखो भाई, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे भाई साहब। जमाना बड़ा ही तेजी से बदल रहा है, सोशल मीडिया और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, शर्म हया खत्म होती जा रही है, हर आदमी अपनी मर्जी का करने लगा है। तो छोटे गांव कस्बों में तो अभी भी ऐसा है कि भाई समाज क्या कहेगा, बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। अब जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। ब्राइट वालों का कोई इवेंट था, वहां स्टेज पर दो लड़कियां आई और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। फैन मूवमेंट, फैन मूवमेंट, फैन मूवमेंट। अच्छा, ये दोनों लड़कियां ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि ये अचानक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हकीकत ये है कि इन दोनों लड़कियों ने इस इवेंट में आने से पहले ही ये सब प्लानिंग की थी कि हम स्टेज पर जाएंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही लड़कियों को ऐसा लग रहा होगा कि जब मीडिया के सामने ये ऐसा कुछ करेंगी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, रातों रात ये दोनों फेमस हो जाएगी और दोनों बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी होंगी। मैं इन दोनों लड़कियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। अगर मैं इनका नाम लूंगा तो इन दोनों को पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन दोनों ही लड़कियों को मैं तकरीबन 25 साल पहले मिला था। ये दोनों ही लड़कियां बॉलीवुड में तकरीबन 25 साल से धक्के खा रही हैं। आज तक तो कुछ बनी नहीं है, आज तक तो किसी को भी इन दोनों का नाम पता नहीं है। और इन दोनों लड़कियों के दिल पर यही एक बोझ है, यही इन दोनों का फ्रस्ट्रेशन है कि जिंदगी में कुछ भी बन नहीं सकी। क्योंकि जब 25 साल पहले ये दोनों लड़कियां स्ट्रगल करती थी, उस वक्त इन दोनों लड़कियों का ऐसा मानना था कि आने वाले वक्त की कैटरीना और ऐश्वर्या राय ये दोनों ही है, इनके सामने बॉलीवुड में कोई टिकने वाला है ही नहीं। और ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि बॉलीवुड में इन दो लड़कियों के साथ ही ऐसा हुआ है। भाई लास्ट 20-25 इयर्स में कम से कम ऐसी 100 लड़कियों को तो मैं जानता हूं जो इसी तरह फ्लॉप हो गई हैं, जो कभी बॉलीवुड में आई थी और ये सोच रही थी कि आने वाले वक्त की वही ऐश्वर्या राय है, वही कटरीना है, और आज बेचारी कहीं नहीं है, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गई हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां टैलेंटेड नहीं थी, खूबसूरत नहीं थी, टैलेंट भी था, खूबसूरत भी थी, लेकिन इन लड़कियों को यह पता नहीं था कि इनको बॉलीवुड में अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं इन दोनों ही लड़कियों से यह कहना चाहता हूं कि अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है, यह जिंदगी तो वेस्ट चली गई है। इस जिंदगी में तो अब आप दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। अब तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका दोबारा जन्म हो, आप फिर से बॉलीवुड में आए और फिर से ट्राई करें और शायद कुछ बन जाएं। आजकल बॉलीवुड में एक नया फैशन निकला है कि जितनी भी बूढ़ी हीरोइनें हैं वो सब यंग लड़के लेकर घूम रही है। सबको यंग लड़का एज ए बॉयफ्रेंड चाहिए। पहले तो आप मलाइका अरोरा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लीजिए। बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो। ये लड़का मलाइका से तकरीबन 20-25 साल छोटा है, लेकिन भाई साहब मलाइका के पास पैसे हैं, मलाइका के पास फेम है, तो जाहिर सी बात है ये यंग लड़का भी उसके साथ घूमेगा। अब देखिए आप ट्रक नुमा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के बॉयफ्रेंड को। ये लड़का भी इससे तकरीबन 20-25 साल छोटा है भाई साहब, लेकिन हुमा के पास पैसे हैं, हुमा के पास फेम है, और हुमा को बड़े लड़के अपने साथ में रखने नहीं है। हुमा को यंग बच्चे चाहिए, यंग बच्चे पसंद है, तो इसको लेके घूम रही है। अब देखिए ऋतिक की एक्स वाइफ को।
ये भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड लेकर घूम रही है जो बेचारा कमाता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, लेकिन सुजैन से काफी छोटा है। यही वजह है कि सुजैन इसके साथ घूमती है। और अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले अमीषा पटेल ने भी अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया को दिखाया था और बताया था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और अमीषा ने जिस दिन दुनिया को बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने उसी दिन कहा था कि मैडम जी, ये लड़का आपके साथ मैक्सिमम 1 महीना रह सकता है, इसके ऊपर नहीं रहेगा। 1 महीने से पहले ही वो छोड़ के भाग गया था भाई साहब। कोई भी यंग लड़का बूढ़ी अमीषा के साथ क्यों रहेगा, आप मुझे बताओ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी लड़का हैंडसम है, यंग है, तो वो बॉलीवुड में आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लड़के को कोई ना कोई बूढ़ी हीरोइन अपने घर में रख लेगी, वही उसका खर्चा उठाएगी और वो आराम से स्ट्रगल कर सकता है, हीरो बन सकता है। सही है ना भाई। पिछले कुछ सालों से राजपाल यादव न्यूज में बना रहता है अपने कर्जे को लेकर। कभी जेल जाता है, कभी बाहर आता है, फिर से जेल जाता है, फिर से बाहर आता है। ये तिहाड़ में कम से कम 4-5 बार जा चुका है। अच्छा, राजपाल ने कसम खाई हुई है कि जेल तो कितनी भी बार जाना पड़े, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। और यही वजह है कि अब अदालत ने ये डिसीजन लिया है कि भाई इसके साथ ये ज्यादा दिन हम कर नहीं सकते। ये जेल जाता रहेगा, बाहर आता रहेगा, ये पैसे देगा नहीं। तो फाइनली इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो अब अदालत ने फैसला किया है कि 9 सितंबर को राजपाल यादव की 2 प्रॉपर्टीज की कुर्की होगी, यानी कि ऑक्शन होगा। कोई भी जाकर उन दोनों प्रॉपर्टीज को वहां खरीद सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजपाल की ये दोनों प्रॉपर्टीज बिकने के बाद राजपाल का कर्जा खत्म हो जाएगा या उसके बाद भी कुछ बच जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि राजपाल को 9 सितंबर से पहले ही उन दोनों प्रॉपर्टीज को बेचकर खुद ही वो पैसे लौटा देने चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की नीलामी होगी तो ज्यादा बदनामी होगी। एक कन्नड़ा फिल्म आ रही है जिसका नाम है टॉक्सिक। इसको डब करके हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, यह फिल्म कन्नड़ा भाषा में बनी है, हिंदी में नहीं बनी है। इस फिल्म को हिंदी में सिर्फ और सिर्फ डब करके रिलीज किया जाएगा। कल बेंगलोर में एक फंक्शन रखा गया था और वहीं पर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। यह तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस फिल्म का सब कुछ इसके हीरो यश ने ही किया है, यानी कि राइटिंग भी उसी ने की है, कास्टिंग भी उसी ने की है, डायरेक्शन भी उसी ने किया है, मार्केटिंग भी उसी ने की है और रिलीज भी वो खुद ही कर रहा है। यानी कि यश भी वही सब कुछ कर रहा है जो मैंने किया था अपनी फिल्म देशद्रोही के साथ। मैंने भी उस फिल्म का सब कुछ किया था। अब जबकि कहानी यश ने लिखी थी, प्रोड्यूसर यश है, कास्टिंग भी यश ने ही करनी थी, तो जाहिर सी बात है यश ने ऐसी कहानी लिखी थी जिसमें 5-6 लड़कियां हो, क्योंकि भाई साहब खाली फिल्म तो नहीं बनानी है ना। थोड़ा मनोरंजन भी तो होना चाहिए भाई साहब फिल्म बनाने के साथ। ऐसे थोड़ा ही किसी भी फिल्म पे 700 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे बिना वजह। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस फिल्म में तकरीबन 5-6 लड़कियां हैं और जब कल इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया तो वो सारी लड़कियां वहां थी। सभी लड़कियों ने स्टेज पर आकर अपने हिसाब से इस फिल्म के बारे में कहा जो उनको कहना था। लेकिन इस इवेंट में जब मैंने ट्रक नुमा हुमा कुरैशी को देखा तो भाई साहब मुझे गश आ गए। हुमा को देखकर मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये हीरोइन किस एंगल से है और इसको फिल्म में कोई कैसे ले सकता है और ये अपने आप को हीरोइन कैसे कह सकती है अगर ये खुद को मेंटेन भी नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ मुझे फील हुआ जब मैंने तारा सुतारिया को देखा। भाई साहब एक वक्त में ये लड़की बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले वक्त की ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन बेचारी ने माल ले लेकर अपने आप को खत्म कर लिया है। बिल्कुल बूढ़ी दिख रही है, अजीब ही दिख रही है। इस बेचारी को तो यहां तक भी पता नहीं था कि इसको स्टेज पर कैसे जाना है, कहां जाकर खड़े होना है, कहां बैठना है। और आप यकीन कीजिए इस इवेंट में यश बॉलीवुड की लड़कियों के पास भी नहीं बैठा, बहुत दूर बैठा था। ये लड़कियां कहीं दूर बैठी थी बेचारी अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सभी लड़कियों ने इस फिल्म में काम किया है सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर बेइज्जती कराने के लिए।
एक भूला बिसरा एक्टर है जिसका नाम है सुदेश बेरी। कुछ दिनों पहले उसने कहा था कि वो मोदी जी को बहुत पसंद करता है, मोदी जी को भगवान मानता है, मोदी जी के पैर धोकर वो पानी पीना चाहता है। और मेरे ख्याल में ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है, ये उसका अपना फेथ है कि वो किसकी पूजा करना चाहता है, किसकी नहीं करना चाहता, वो किसको क्या मानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुदेश के इस बयान को सुनकर भड़क उठे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ गया है। उन्हीं में से एक है राखी सावंत। राखी सावंत ने गुस्सा होते हुए कहा है कि तुझे मोदी जी के पैर धोकर पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि तुझे मोदी जी का मूत पीना चाहिए। सुदेश के बयान से राखी इतनी क्यों भड़की है, राखी को इतना गुस्सा क्यों आया है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सुदेश गलत है या राखी गलत है। ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि इन दोनों में से कौन गलत है, कौन सही है, या दोनों ही सही है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है, क्योंकि हर इंसान की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से किस बात को लेना चाहता है, क्या कहना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर लॉन्च हुआ बेंगलोर में। वहां ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा गया था। तो उस इवेंट में देश भर के क्रिटिक्स को इनवाइट किया गया था। मेरी सोर्सेज के मुताबिक हर एक क्रिटिक को फ्लाइट का टिकट दिया गया था, 2 स्टार होटल अकोमोडेशन दिया गया था और 25,000 रुपए दिए गए थे। मैंने ट्विटर पर यही ट्वीट किया था। तो इन क्रिटिक्स ने वो ट्वीट देखा और तब तक ये लोग बेंगलोर पहुंच चुके थे, फ्लाइट से निकलकर एक बस में बैठ चुके थे जो यश ने इनको प्रोवाइड की थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की तारीख में इंडिया में कितने क्रिटिक्स हैं ये काउंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे कम से कम 150 से 200 क्रिटिक्स हैं जिनको मीडिया कंपनीज पहचानती है। मीडिया कंपनीज के हिसाब से उन्हीं के कहने से फिल्में चलती है, उन्हीं के कहने से फिल्में फ्लॉप होती है। हालांकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन जो मीडिया कंपनीज हैं उनका ये धंधा है। अगर वो निर्माता को ये नहीं बताएंगी तो जाहिर सी बात है निर्माता उनको पैसे नहीं देगा क्रिटिक्स को देने के लिए। तो मेरे ट्वीट के रिस्पॉन्स में इन क्रिटिक्स ने बस में एक वीडियो बनाया और बताया कि इनको किसी को भी 25,000 रुपए नहीं मिले हैं। 25,000 रुपए का नुकसान हुआ एज पर केआरके का कहना है कि सबको समोसा दिया गया है। एक तो समोसा नहीं है, ये कुछ कलर्ड पानी टाइप का है जो मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है, कुछ तो होगा। और इसमें देखते हैं क्या है, लेट्स सी। हाँ, दिखाओ भाई, ये तो कुछ सीड्स वीड्स टाइप हैं, कुकीज है। और इन्होंने बताया कि इनको सिर्फ टिकट मिला है, बस में बैठने को मिला है और भाई साहब कुछ नमकीन चिप्स इनको खाने को दिया गया है। पहले तो आप इन चूतियों की शक्ल देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन चूतियों में से आप किसी को भी नहीं पहचानते। इन चूतियों के कहने से इनके घर वाले भी फिल्में नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन चूतियों ने यह वीडियो ये साबित करने के लिए बनाया था कि इनको 25,000 रुपए नहीं मिले। अंकित भाई कितने मिले? पता नहीं, अभी शायद अकाउंट में क्रेडिट तो हो गए। समोसा तक नहीं मिला, अभी भूखा आया है यहाँ पे। केआरके फ्लाइट में इसे जो सैंडविच मिला था इसने वो भी फेंक दिया। भाई साहब, इंडिगो का इतना घटिया सैंडविच था, मिर्च वाला। आपको मिले कुछ? तो इन चूतिए लुक्खों ने बड़ा अच्छा किया ये बताकर कि इनको 25,000 रुपए मिले ही नहीं है। इनकी तो औकात सिर्फ इतनी है कि इनको बेंगलोर जाने के लिए सिर्फ एक टिकट मिला, थोड़ी सी नमकीन मिली, थोड़े से चिप्स मिले और 2 स्टार होटल का एक घटिया सा रूम मिला। यानी कि ये चूतिए इतने गए गुजरे हैं, इतने लुक्खे हैं कि अगर इनको कोई एक टिकट भी दे दे बेंगलोर जाने के लिए तो भाई साहब ये दौड़ कर जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि यार एक टिकट मिल रहा है, फ्री में फ्लाइट में बैठने को मिलेगा, अरे मजा आ गया भाई साहब। बताओ कैसे लुक्के हैं और ये अपने आप को क्रिटिक्स कहते हैं, बताइए आप। और भाई साहब बेंगलोर में जो इवेंट था वो 3 घंटे का था। ये लुक्के वहां जाकर 3 घंटे उस इवेंट में बैठे और इन लुक्खों के आसपास भी यश नहीं आया, कोई एक्टर एक्ट्रेस इनके आसपास भी नहीं आए। इन लुक्खों को इवेंट में सबसे पीछे बैठाया गया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज के सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं उनकी क्या औकात है, वो कितने बड़े लुक्खे हैं और वो अपने आप को क्रिटिक्स कहते हैं। इन्होंने अपने वीडियो में यह भी कहा कि यश ने मुझे 25,000 नहीं दिए। बेटा मैं तुम्हारे जैसा लुक्खा नहीं हूं, यश के बाप की भी औकात नहीं है मुझे पैसे ऑफर करने की। सवाल यह है कि क्या यश के पास केआरके को देने के लिए 25,000 भी नहीं थे? ये थोड़ा सा मुझे खटका है सर। आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इमेंस रिस्पेक्ट है। यू आर द बेस्ट क्रिटिक, एटलीस्ट यश शुड हैव पेड यू 25,000
अगर यश मुझे पैसे ऑफर करता तो पहले तो 50 गालियां खाता और फिर यश ये कसम खाता कि जिंदगी में दोबारा कभी केआरके को कॉल नहीं करेगा, केआरके से कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी फिल्म के बारे में अच्छा कह देना। तुम सभी लुक्खे क्रिटिक्स को मैं बताना चाहता हूं कि अगर यश मुझे 50 लाख भी ऑफर करता तब भी मैं बेंगलोर नहीं जाता, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता हूं, 5 स्टार होटल्स में रहता हूं। और अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मेरे चार्जेस क्या हैं, तो भाई साहब मेरे चार्जेस है पर आवर 5 लाख, एक फिल्म का 1 करोड़ रुपया। और ये ना यश की औकात है और ना तुम्हारी औकात है। बॉलीवुड में एक लड़की है साक्षी मलिक, जब भी आप इसको कहीं देखेंगे इसके हाथ में एक स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। क्योंकि स्क्रिप्ट दिखाने से इसको ऐसा लगता है कि इसको बड़ी हीरोइन माना जाएगा। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसके हाथ में स्क्रिप्ट है तो ये ऐश्वर्या राय से कम नहीं है, कैटरीना से कम नहीं है, दीपिका से कम नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये बॉलीवुड में आई थी तब इसकी उम्र थी तकरीबन 20 साल और तकरीबन 16-17 साल पहले ये बॉलीवुड में आई थी, तब से इसी तरह स्क्रिप्ट लेके घूम रही है। आज तक तो किसी फिल्म में इस बेचारी को एक सीन भी नहीं मिला, पूरी फिल्म की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब। और अब तो बेचारी 36-37 साल की बूढ़ी हो गई है, तो अब तो कोई काम वैसे ही देने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी ये मीडिया के सामने जब आती है तो हाथ में स्क्रिप्ट लेना नहीं भूलती, क्योंकि मीडिया को यह बताना है कि देखो मैं आने वाले वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं एक फिल्म करने जा रही हूं। बताओ 36-37 साल की उम्र में अब इसको हीरोइन बनना है, 20-22 साल की उम्र में नहीं बनी, अब इसको हीरोइन बनना है। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। और भाई साहब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इसने कोई फिल्म नहीं की, कोई काम नहीं किया तो इसके पास पैसे नहीं है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। भाई साहब इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज, करोड़ों के घर हैं, इसका जो खर्चा है वो करोड़ों में है। अब आप ये कहेंगे कि जब इस मैडम ने आज तक एक फिल्म भी नहीं की, जब इस मैडम ने आज तक कुछ भी नहीं किया, तो इसके पास इतने पैसे कहां से आए हैं, कहां से ये पैसे आते हैं? अब मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, आप होशियार हो, आपको पता ही होगा पैसे कहां से आते हैं, और वो भी करोड़ों भाई साहब। यही बॉलीवुड है भाई साहब। कियारा एडवाणी शादीशुदा है, एक बच्चे की अम्मा है और उसने जो रोल टॉक्सिक में किया है वो बहुत ही वल्गर किस्म का रोल है। उस रोल में कियारा को देखकर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, लोगों ने कियारा को बहुत ही क्रिटिसाइज किया और उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक शादीशुदा औरत हो, एक बच्चे की अम्मा हो और फिर ऐसा रोल कर रही हो। लेकिन जो पब्लिक सोच रही है वो भी 100% सही नहीं है। बेचारी कियारा ने शादी की है सिद्धार्थ मल्होत्रा से, जो एक गरीब लड़का है, बहुत बड़ा स्टार तो है नहीं, साल में बेचारा एक आध फिल्म करता है, जो उससे पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, बात खत्म। यानी कि कियारा का जो पति है वो बेचारा एक गरीब लड़का है। तो आप मुझे बताइए अगर कियारा पैसे नहीं कमाएगी तो घर कैसे चलेगा? और कियारा को आज की तारीख में अपनी फिल्म में कोई क्यों लेगा अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरह का रोल वो नहीं करेगी? तो एक्चुअली कियारा की मजबूरी है कि वो ऐसा रोल करे, पैसे कमाए और घर चलाए। लेकिन खबर ये नहीं है कि कियारा ने क्या किया, खबर ये है कि जो यश है वो पब्लिक के बारे में क्या सोचता है। यश ने कहा कि कियारा ने जो रोल किया है उसको लेकर कियारा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, कियारा के बारे में पब्लिक ने बहुत बुरा भला कहा है। लेकिन कियारा को यह सोचना चाहिए कि कियारा को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक क्या कहती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक क्या सोचती है हमें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। The beginning is Kiara was so down to earth. She dedicated herself and surrendered to this vision, and the way she has performed, and what you have to go through as an actor, unfortunately, don't care. मैं इस लुक के फ्लॉप एक्टर यश को बताना चाहता हूं कि भाई साहब आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर आप दाढ़ी निकाल दोगे तो कितने बड़े चूजे दिखोगे। जब आपको दाढ़ी नहीं थी तो कैसे चूजे दिखते थे, इस दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हो तुम भाई साहब। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है। तुमसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए और जिसने भी पब्लिक को चैलेंज किया वही बर्बाद हो गया। यह पब्लिक ही है जिसने तुम जैसे चूजे को फेमस किया है, एक्टर बनाया है,
एक्टर माना है। जिस दिन ये पब्लिक ये ठान लेगी कि तुम्हारे को जीरो करना है, भाई साहब एक फिल्म के बाद जीरो हो जाओगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पब्लिक तुमको जवाब जरूर देगी, तुम्हारे को तुम्हारी औकात जरूर दिखाएगी। और टॉक्सिक के बाद ये जो तुम्हारी अकड़ है, ये जो तुम्हारी एरोगेंस है, ये खत्म हो जाएगी। टॉक्सिक के डिसास्टर होने के साथ ही तुम भी डिसास्टर हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, अर्जुन कपूर बन जाओगे, घर बैठकर मक्खी मारोगे। बेटा याद रखना ये बात, ये ताकत है इस पब्लिक की, भूलना मत। बॉलीवुड के एक्टरों के लिए लड़की और लड़के में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब एक लड़की एक सेल्फी लेने के लिए आई आमिर के साथ, तो आमिर ने क्या किया? और अब यह भी देख लीजिए, जब एक लड़का आमिर के साथ सेल्फी लेना चाह रहा था तो उसके साथ आमिर ने क्या किया? यह इस बात का सबूत है कि आमिर की ठरक आज भी खत्म नहीं हुई। आमिर ऐसे ही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ठरकी आदमी नहीं है। आमिर की ठरक आज भी जिंदा है और मरते दम तक जिंदा रहेगी। आमिर के लिए लड़की अलग है, लड़का अलग है। आमिर किसी भी सुंदर लड़की को कहीं भी सेल्फी देगा, लड़के को नहीं देगा भाई साहब। ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। मैं हमेशा ही आप लोगों को कहता हूं, आप मेरी बात मानते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। ये तो मैं आप लोगों को अपने कई एक वीडियोस में बता चुका हूं कि एक शो चल रहा था जिसमें गौहर खान का पति भी था और एक्स बॉयफ्रेंड भी था, और इन दोनों को साथ में देखकर गौहर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि इन दोनों की फ्रेंडशिप वहाँ हो रही थी। तो गौहर को ऐसा लग रहा था कि जब ये दोनों बाहर आएंगे तो इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी और फिर कुशल टंडन का मेरे घर आना जाना हो जाएगा, मुलाकातें होती ही रहेगी, तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाएगा भाई साहब। और आप यकीन कीजिए, जैसा भी गौहर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शो से बाहर आने के बाद ये दोनों बहुत ही कमाल के दोस्त बन चुके हैं भाई साहब। जिस दिन से ये दोनों लड़के शो से बाहर आए हैं, डेली साथ में पार्टियां कर रहे हैं और गौहर भी वहीं होती है। तो गौहर की पांचों उंगली घी में आ गई है और सर कढ़ाई में आ गया है भाई साहब। जो जिंदगी गौहर की आज की तारीख में चल रही है, किसी लड़की की नहीं चल रही है। जो मजे गौहर खान के आज के वक्त में है, किसी के नहीं है। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, क्या क्या हो रहा है। ऊपर वाले उठा ले, नहीं रहना इस गोले पे। जहां ये सब कुछ चल रहा है, मैं इस गोले पे नहीं रह सकता। क्या बोले भाई साहब। कुछ दिनों पहले इंग्लिश की फिल्म स्पाइडरमैन हिंदी में रिलीज हुई और भाई साहब कितना बिजनेस कर चुकी? तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम इंडिया में बिजनेस होगा 500 करोड़ रुपए। कितना? 500 करोड़ रुपए। जबकि सिर्फ 2% हिंदी फिल्में ऐसी हैं जो 100 करोड़ का बिजनेस करती है लाइफ टाइम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं वो कितने गए गुजरे हैं, वो कितनी घटिया फिल्में बनाते हैं। यानी कि उनकी औकात नहीं है कि इंडिया में ही वो इंग्लिश फिल्मों का मुकाबला कर सके। इंडिया में ही इंग्लिश फिल्में आकर बॉलीवुड वालों को पीटती हैं, डिफीट करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड वाले अपने आप को जीनियस कहने से पीछे नहीं हटते। इसके बावजूद भी ये ऐसा मानते हैं कि भाई साहब फिल्म बनाने के बारे में सब कुछ इन्हीं को पता है। ये ऐसा मानते हैं कि इनसे ज्यादा होशियार आदमी दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। ये जो बना सकते हैं दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। हकीकत यह है कि जितने भी बॉलीवुड वाले हैं सब एक नंबर के लुक्के हैं, किसी को कुछ नहीं पता है फिल्म बनाने के बारे में। वैसे तो फिल्म टॉक्सिक का डायरेक्शन यश ने खुद किया है, लेकिन यश ने एक लेडी का नाम डाला है जिसको डायरेक्टर बताया जा रहा है। इस लड़की का नाम है गीतू मोहनदास। तो ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में गीतू ने कहा, आफ्टर टॉक्सिक आई विल कैरी ए पार्ट ऑफ यश विद मी वेरेवर आई विल गो। मैडम जी, वैसे तो ये बात दुनिया को बताने की है नहीं, लेकिन जब आप दुनिया के सामने ओपनली कह ही रही हो तो हमें आप ये बताइए कि वो कौन सा पार्ट है। क्या ये भी बता सकती हो या ये नहीं बता सकती? ये सीक्रेट है। देखो मैडम जी, मेरे ख्याल में ये बातें पर्सनल है, इनको दुनिया के सामने ना कहना चाहिए ना बताना चाहिए। लेकिन पता नहीं आपको किसने सलाह दी होगी कि आप स्टेज पर जाइए और ये बातें दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कहिए। कमाल ही करते हो आप लोग भी। ठीक है जी, करिए करिए, जो आपकी मर्जी है कहिए।
वामिका गब्बी जब से स्ट्रगल कर रही है तब से ड्रामा ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी वो ड्रामा करने लगी है। तो किसी जमाने में वामिका ने एक पॉडकास्ट किया था और उसमें बताया था कि बाहुबली की मेन हीरोइन वही है। I've also heard this Bahubali story of yours. Were you approached for Bahubali? When I was doing it. Oh, yeah. There were few, directors kept getting changing. And I was still there training. डायरेक्टर राजा मौली ने उसी को चूज किया है मेन लीड हीरोइन के रोल के लिए और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। और फाइनली मेरे ख्याल में आप सभी ने बाहुबली देखी। बाहुबली में वामिका कहीं नहीं थी। तो या तो वामिका झूठ बोल रही थी या राजा मौली ने वामिका का पागल बना दिया था। क्योंकि जो साउथ के डायरेक्टर हैं वो भी कम पहुंचे हुए नहीं है भाई साहब, और राजा मौली भी बहुत पहुंचा हुआ बंदा है। तो हो सकता है वामिका को बोल दिया हो कि मैं आपके शोरूम में आता जाता रहूंगा, मुझे चमचम बहुत पसंद है और जो मेन लीड रोल है बाहुबली में वो आपका ही है। ये पॉसिबल है। भोजपुरी फिल्मों की एक हीरोइन है जिसका नाम है काजल राघवानी। काजल ने बताया है कि वो पवन सिंह के साथ एक फिल्म कर रही थी और पवन सिंह चाह रहा था कि उस फिल्म में एक किस सीन रखा जाए और जबरदस्ती पवन उस लड़की को किस करे, लेकिन उस लड़की ने किस करने से मना कर दिया। यही वजह है कि पवन ने उस फिल्म को छोड़ दिया, पवन ने उस फिल्म को किया ही नहीं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी लड़की ने पवन पर ऐसा इल्जाम लगाया हो। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां पवन सिंह के बारे में ऐसा ही सब कुछ कह चुकी हैं, पवन पर ऐसे ही इल्जाम लगा चुकी है। लेकिन कमाल यह है कि पवन सिंह पर इसके बावजूद भी कोई केस नहीं होता। भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली कई लड़कियां तो ये कह चुकी हैं कि भोजपुरी फिल्म में किसी भी लड़की को बिना मिठाई खाए कोई रोल नहीं मिलता है। कंगना दीदी हर रोज एक वीडियो रिलीज करती है, उसमें कुछ ना कुछ कहती रहती है, कभी जेनजी के बारे में, कभी किसी और के बारे में, कभी किसी और के बारे में। तो कंगना दीदी ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें ऐसा साबित करने की कोशिश की कि कंगना ही जेनजी है। हम लोग जो है हम फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट फैशन वाली जनरेशन है और मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है। फिल्मों में जब मैंने शुरुआत की तो चाहे मेरी रेड कार्पेट लुक्स हो या एयरपोर्ट जाना या फिल्मों में मेरा परिधान हो या किसी तरह का कोई रैंप वॉक हो, मुझे देखो दीदी ऐसा है कि आप जेनजी नहीं हो। किसने आपको बताया है कि आप जेनजी हो? मुझे नहीं पता। आप तो जेनजी से पहले वाली जनरेशन भी नहीं हो। एक्चुअली आप तो बूढ़ी हो चुकी हो। आपको पता है आपकी उम्र है 45 साल। तो अगर आप अपने आप को जेनजी बताकर खुश होना चाहती हो तो खुश हो लो, लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जेनजी का मतलब है छोटे बच्चे और आप हो 45 साल की औरत। नॉर्मली किसी भी इंसान की एज होती है 60 इयर्स। 60 इयर्स की एज के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी का इंश्योरेंस नहीं करती। इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा मानना है कि अगर आपकी एज 60 हो गई है तो अब आप ओवर टाइम पर चल रहे हो, किसी भी दिन आप टपक सकते हो, किसी भी दिन ऊपर जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपके पास अब 15-20 साल ही बचे हैं। तो इस वक्त में अपने आप को जेनजी साबित करने से कुछ भी नहीं होगा। बात को समझिए आप। वैसे तो मीडिया में बॉलीवुड वालों के बारे में बातें होती ही रहती है। कभी किसी एक्टर के बारे में कुछ कहा जाता है, कभी किसी एक्ट्रेस के बारे में कुछ कहा जाता है। लेकिन अब एक किसी लड़की ने एक पॉडकास्ट में खुलेआम अक्षय कुमार पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इस लड़की ने यह भी कहा है कि इवन ट्विंकल खन्ना को भी पता था कि अक्षय कुमार क्या कर रहा है। आप भी जरा देख लीजिए इस लड़की ने क्या कहा है। उसमें नाम आया कि एक एक्ट्रेस ऐसी है जिसके साथ अक्षय कुमार ने फिल्म 2 से 3 करने का वादा किया और पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और अब वो एक्ट्रेस 10 करोड़ रुपए मांग रही है अपना मुंह बंद रखने के। अच्छा हुआ क्या कि वो एक्ट्रेस कौन है? आप सोचोगे कियारा एडवाणी है। कियारा एडवाणी का तो रोल बाद में जाके आ गया था। ये मैं बात कर रही हूँ अदिति राव हैदरी की। अदिति राव और अक्षय कुमार एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और ये बात ट्विंकल खन्ना को पता थी ऑलरेडी। और ट्विंकल खन्ना आप सोचिए एक वाइफ होती है, अगर उसको पता चले कि उसके हस्बैंड का कहीं पे अफेयर है तो वो शोर शराबा मचाएगी, मतलब कोई ना कोई वावेला तो करेगी, जिस तरह से हमने बात की थी। लेकिन ट्विंकल खन्ना को पता भी चल रहा है कि अक्षय कुमार उन पर चीट कर रहे हैं, फिर भी जो है ट्विंकल खन्ना क्यों अक्षय कुमार को इतना प्रोटेक्ट कर रही है? वो प्रोटेक्ट कर रही है अपनी इमेज को, क्योंकि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार। तो सुना आपने, देखा आपने किस तरह से ये लड़की अक्षय कुमार पर खुलेआम इल्जाम लगा रही है।
मेरे ख्याल में अक्षय कुमार को इस लड़की के ऊपर केस करना ही चाहिए। अगर अक्की इस लड़की के ऊपर केस नहीं करेगा तो फिर कोई और कल को कुछ और भी कहेगा अक्की के बारे में। तो मेरे ख्याल में अक्की को इसके ऊपर हर हाल में केस करना चाहिए। लेकिन यह बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये तो आप डिसाइड कीजिए कि जो ये लड़की कह रही है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, वो बात सच हो सकती है या झूठ हो सकती है। फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मेरा रिव्यू है ये। ट्रेलर चालू होता है, एक बच्चा बैठा रो रहा है, कह रहा है कि मैं आपकी बात हमेशा मानूंगा। यश भी वहीं पर है जो खूनम खून है और वो एकदम से चिल्लाकर गोली चलाता है। ये ट्रेलर का पहला सीन है, यानी कि इससे कुछ पता नहीं चलता कि ये कहानी क्या है। अब आग का एक बड़ा सा गोला उठता है और फिर से बच्चे की एंट्री होती है जो जेल में खड़ा है। अब क्यारा की एंट्री होती है जो रोती धोती हुई आ रही है और कह रही है कि चेहरे पर नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो। नहीं नहीं मैडम जी, आप अपना गम सबको बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके गम के बारे में सुनने में। अब पता चलता है कि कियारा एडवाणी का ही वो बच्चा है और वो कियारा से कह रहा है कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा मां। और कियारा एकदम वायलेंट होकर चिल्लाती है, बेवकूफ की तरह चिल्लाती है, एक इडियट की तरह चिल्लाती है। अब नयनतारा एक बच्चे से कहती है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें इस शहर पर राज करना है। अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी एक मां ने अपने बच्चे से यही कहा था कि तुम्हें इस शहर पर राज करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहानी वही है जो केजीएफ की है, लेकिन जाहिर सी बात है सेम कहानी पर तो ये फिल्म नहीं बनाई जा सकती। तो कुछ घुमाया होगा, कुछ तोड़ा मरोड़ा होगा, तब इस फिल्म की कहानी को लिखा गया होगा। अब एक्शन होने लगता है, गोलियां चलने लगती है, अब विलन भी आता है, हीरो और विलन आमने सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी सिटी में क्यों आया, वगैरह वगैरह। अब भारी भरकम हुमा कुरैशी की एंट्री होती है, खाली एक झलक दिखाई जाती है, कोई डायलॉग नहीं है। अब विलन यश से पूछता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और यश कहता है ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख की एक लाइन बना के। भाई साहब, जब आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, जब आप हिंदी एक्टर हो ही नहीं, आप कन्नड़ा के एक्टर हो, तो आपने डबिंग खुद क्यों की? आप किसी ऐसे एक्टर से डबिंग करा लेते जो अच्छी हिंदी बोलता हो। आपका जो रोल है वो ऐसा है कि आप बहुत बड़े सूरवीर हो, बहुत बड़े बहादुर हो, और बोल रहे हो आप एक बच्चे की तरह। शर्म नहीं आ रही आपको? मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बंदा दाढ़ी के पीछे छुपा हुआ है, अगर आप इसकी दाढ़ी निकाल दोगे तो एकदम ये चूजा दिखता है भाई साहब। शायद अगर आपने देखा हो तो। अब एंट्री होती है बहुत बड़ी माल की शौकीन तारा सुतारिया की। जो रोल उसने फिल्म में किया है रियल लाइफ में भी तकरीबन वो वैसी ही है। अब पता चलता है कि कियारा एक सर्कस में काम करती है। अब फिर से एक्शन होने लगता है, गोलियां चलने लगती है, मार धाड़ होने लगती है। अब और 2-3 लड़कियों की एंट्री होती है और अब पागलों की तरह हुमा कुरैशी भी चिल्ला रही है। अब तारा सुतारिया पागलों की तरह चिल्ला रही है और अब नयनतारा भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी है। यह फिल्म इतनी कमाल की है जिसमें 5-6 लड़कियां हैं और सब की सब बेवकूफ की तरह चिल्ला रही हैं। जैसे ही इन लड़कियों का चिल्लाना खत्म होता है, फिर से यश की एंट्री हो जाती है, फिर से गोलियां चलने लगती है, फिर से मारकाट चालू हो जाती है, फिर से एक्शन चालू हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ इस फिल्म में हो भी नहीं सकता। अब फिर से यश के सामने एक और लड़की आती है और यश उससे पूछता है कि क्या मैं आपको सिविलाइज लगता हूं? फिर से कुछ लड़कियां हंसने लगती है, चिल्लाने लगती है, फिर से एक्शन चालू हो जाता है, फिर से मारकाट चालू हो जाती है, गोलियां चलने लगती है। इसकी मां का मतलब क्या ही बोलेंगे। अब कसीनो दिखाया जाता है और कसीनो के बाद और क्या दिखाओगे भाई? कब तक ये मारकाट दिखाते रहोगे? तो फिल्म को ले जाया जाता है जंगल में। अब जंगल में एक विलन की एंट्री होती है जो कहता है हेलो डैडी, एकदम खून से नहाया हुआ है, चेहरे पर खून, हाथों पर खून, बदन पर खून। और यह विलन कहता है कि अगर दुनिया शांति और प्यार से चलती तो हजारों सालों से जंग क्यों हो रही होती। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस फिल्म से इसका क्या लेना देना है? मुद्दा वो है। अब जंगल के बड़े बड़े सीन दिखाए जाते हैं। कियारा की बीच बीच में एंट्री होती रहती है, रोती धोती रहती है, आंसू निकलते रहते हैं, सुरमा आंखों से गिरता रहता है। अच्छा, कमाल
यह है कि फिल्म में इतना पेन होने के बावजूद, इतना खून खराबा होने के बावजूद, इतना एक्शन होने के बावजूद कहीं भी आप किसी भी कैरेक्टर के लिए फील नहीं करते हो। अब फिर से एक्शन चालू हो जाता है, घोड़े दौड़ रहे हैं, गोलियां चल रही है, टैंक दौड़ रहे हैं। मतलब यश भाई ने इस फिल्म में सब कुछ पेल दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा जो इस फिल्म में नहीं दिखाया है। यश भाई सही जा रहे हो गुरुजी। प्रॉब्लम यह है कि केजीएफ के बाद यश के ऊपर एक हिट फिल्म बनाने का इतना ज्यादा प्रेशर है कि उस प्रेशर की वजह से यश ने इस फिल्म में वो सब कुछ डाल दिया है जो वो जानता है। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा जो इस फिल्म में नहीं डाला है। अब फिर से सबका रोना और चिल्लाना शुरू होता है। विलन भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, यश भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, सारी लड़कियां भी चिल्ला रही है, रो रही हैं। ट्रेलर को मैं देखकर कह सकता हूं कि 4-5 तो शायद मेल लड़कियां हैं और मेरे ख्याल में 4-5 और भी लड़कियां हैं। शायद इस फिल्म में 10 लड़कियों से ज्यादा है। यानी कि यश ने कसम खा ली थी कि इस फिल्म को बनाने के दौरान ही जिंदगी के सारे मजे लूट लेने हैं, जिंदगी की सारी ऐश इसी फिल्म के दौरान कर लेनी है। सही जा रहे हो यश भाई। और जो एक कमी रह गई थी वो भी यहां यश भाई पूरी कर देते हैं। अब फाइटर जेट्स भी आ गए हैं, बमबारी भी होने लगी है। भाई क्या क्या पेल दिया है कि फिल्म में गुरुजी। और अब आखिरी सीन में यश तो पड़ा हुआ है, लेकिन जो विलन है वो कलाबाजियां कर रहा है। आप इस फिल्म के क्लाइमैक्स की गंभीरता को देखिए कि आखिरी सीन में विलन कलाबाजियां कर रहा है। सही जा रहे हो यश भाई। ये क्या कारनामा बना दिया भाई साहब आपने। अरे मेरे भाई ये ट्रेलर देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी आपकी इस फिल्म को डिजास्टर होने से बचा नहीं सकता। जो भी कोई इस फिल्म को देखने जाएगा थिएटर में, भाई साहब जब वो बाहर निकलेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो पागल हो चुका होगा। इस फिल्म को देखने के बाद हर एक आदमी को सीधे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना ही होगा। इसके अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं होगा भाई साहब। मुबारक हो, एडवांस में मुबारक हो सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म की। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।